नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लॉ एंड पीस पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, इसलिए जो नॉलेज आपको यहाँ से जानने को मिलेगी वो आपको कोर्ट में कई साल बिताने के बाद भी पता नहीं चल पाती। आज हम बात करने जा रहे हैं कि दो हिंदू पति पत्नी आपसी रजामंदी से तलाक या डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट फैमिली कोर्ट में कैसे ले सकते हैं। इसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कोर्ट फीस कितनी है, केस के डिस्पोजल में कितना समय लगता है, क्या बिना वकील के भी म्यूचुअल डिवोर्स खुद हस्बैंड और वाइफ कोर्ट में पिटीशन फाइल करके ले सकते हैं। इन सभी सवालों के और इससे रिलेटेड हर लीगल प्रॉब्लम के जवाब आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हम टॉपिक से रिलेटेड हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को इसमें कवर कर लें। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि इसमें आपको नॉलेज की नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, ये गारंटी है, ये हमारा वादा है आपसे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, दो हिंदुओं के बीच हुई शादी अगर आपसी सहमति से डिसॉल्व करवानी हो तो ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B के तहत डिसॉल्व होती है। इसमें दो मोशन होते हैं, मतलब कोर्ट में अलग अलग समय पर दो बार पिटीशन फाइल करनी होती है। पहले मोशन के लिए अप्लाई करने से पहले यह जरूरी है कि हस्बैंड और वाइफ कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हों। ध्यान रहे, मैं शादी हुए 1 साल हो गया हो ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हस्बैंड और वाइफ को अलग अलग रहते हुए 1 साल हो गया हो। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार एक छत के नीचे भी ऐसा हो सकता है कि पति पत्नी अलग अलग रह रहे हों अगर बाकी शर्तें पूरी हो रही हों। हालांकि जनरली फैमिली कोर्ट एज ए प्रूफ ऑफ सेपरेशन हस्बैंड और वाइफ का अलग अलग एड्रेस का आईडी प्रूफ सबूत के तौर पर मांगती हैं और इसके रिगार्डिंग एफिडेविट में मेंशन होना भी ज़रूरी होता है। अलग अलग आईडी प्रूफ नहीं है तो एक पार्टी का एफिडेविट कि वो अपने स्पाउस के 1 साल से अलग रह रहा है, वह कहाँ पर रह रहा है और जिसके घर में रह रहा है उसका एफिडेविट भी साथ में फाइल होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डिवोर्स पिटीशन फाइल कहाँ होगी। आपसी सहमति से तलाक के लिए हस्बैंड और वाइफ द्वारा ज्वाइंट पिटीशन उस फैमिली कोर्ट में फाइल होती है जिसके जुरिडिक्शन में पार्टीज की शादी हुई हो या जहां वाइफ रह रही हो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द पिटीशन, या जहां पार्टीज सेपरेशन से पहले इकट्ठी रही हों। पिटीशन में जो फैक्ट्स लिखे होने ज़रूरी हैं वो होते हैं मैरिज कब और कहाँ हुई, डेट ऑफ सेपरेशन क्या है, बच्चे कितने हैं, उनकी उम्र कितनी है, सेटलमेंट के टर्म्स क्या क्या हैं। इसके अलावा पिटीशन में ये ज़रूर लिखा होना चाहिए कि पार्टीज 1 साल से अलग रह रही हैं, वे अब इकट्ठे नहीं रह सकते और हस्बैंड और वाइफ दोनों में आपसी रजामंदी से यह सहमति हो गई है कि उनकी मैरिज अब डिसॉल्व या ख़त्म कर दी जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पति पत्नी ने आपसी सभी झगड़े जैसे एलिमनी, मेंटेनेंस, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, विजिटेशन राइट ऑफ चिल्ड्रन, विड्रॉल ऑफ पेंडिंग केसेस इत्यादि सुलझा लिए हैं। सेटलमेंट में अगर कोई पैसे देने की बात तय हुई है, जैसे फर्स्ट मोशन में पति पत्नी को इतना पैसा देगा, सेकंड मोशन पर इतना अमाउंट देगा, केस विड्रॉल पर कितना पैसा देगा, हाई कोर्ट में अगर कोई एफआईआर रजिस्टर्ड है उसके क्वेश्चन में कर तब कितना पैसा देगा, ये सभी बातें टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लियर कर ली गई हों। पहले मोशन में कोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल होंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। जी हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स होंगे शादी की फ़ोटोग्राफ या शादी का कार्ड या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या मैरिज प्रमाण पत्र। इन चारों में से कोर्ट एक डॉक्यूमेंट से भी संतुष्ट हो सकती है, पर शादी होने के सबूत अगर आपके पास ये उपलब्ध हैं तो आपको ये कोर्ट में फाइल कर देने चाहिए। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ के आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र, चिल्ड्रन के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और उनके आईडी प्रूफ। अगर पार्टीज अंतिम बार रेंटेड अकोमोडेशन पर रही हैं तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी साथ लगेगी। पति और पत्नी के बीच हुई सेटलमेंट डीड या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो नोटरी पब्लिक से ड्यूली अटेस्टेड हो, वह 2 विटनेसेस द्वारा भी हस्ताक्षरित हो, ये भी डॉक्यूमेंट पिटीशन के साथ फाइल होगा। हस्बैंड और वाइफ दोनों के लेटेस्ट फोटोग्राफ लगाने भी ज़रूरी होते हैं। कोर्ट में ये सभी डॉक्यूमेंट्स पिटीशन के साथ ही फाइल होंगे। पिटीशन फाइल होने के बाद पहली डेट पर ज़्यादातर केसेस में सबसे पहले कोर्ट इंक्वायरी करती है कि पिटीशन में लिखे हुए फैक्ट्स सच हैं या नहीं। संतुष्ट होने पर हस्बैंड और वाइफ की ज्वाइंट स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। आजकल कोरोना पेंडेमिक में ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ द पार्टीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी रिकॉर्ड की जा रही है। जो डॉक्यूमेंट्स आपने पिटीशन के साथ फाइल किए हैं उनके कोर्ट में ओरिजिनल्स भी देखे जाते हैं।
सामान्य परिस्थितियों में भी अगर पार्टीज विदेश में हैं और वो फिजिकली कोर्ट में किसी अन्य वजह से नहीं आ सकती तो कोर्ट उनकी ज्वाइंट स्टेटमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिकॉर्ड कर सकती है। पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा भी पिटीशन फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट फाइल हो सकती है और पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर द्वारा ही मैरिज भी डिसॉल्व की जा सकती है। दोस्तों, फर्स्ट मोशन पिटीशन, जिसे कोर्ट में आमतौर पर B1 कहा जाता है, हस्बैंड वाइफ दोनों की ज्वाइंट स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद अगर कोर्ट संतुष्ट होती है तो सेम डेट पर ही फर्स्ट पिटीशन अलाउ कर दी जाती है या कोर्ट कोई अन्य डेट भी जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट के लिए दे सकती है। जनरली हमने आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उसके फाइल होने के पश्चात ऑब्जेक्शन की गुंजाइश नहीं रहती, फिर भी हर कोर्ट अपने विवेकानुसार काम करती है और अन्य डॉक्यूमेंट भी मांग सकती है। दोस्तों, सेकंड मोशन पिटीशन इसलिए फाइल की जाती है ताकि पार्टीज ने अगर जल्दबाजी में तलाक का कोई डिसीजन लिया है तो उन्हें माइंड चेंज करने का समय मिल जाए। कोई भी पार्टी सेकंड मोशंस में सहमति वापस भी ले सकती है। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार फर्स्ट मोशन अलाउ होने के 6 महीने के बाद और 18 महीने से पहले आप सेकंड मोशन पिटीशन दोबारा कोर्ट में फाइल करेंगे और दोबारा हस्बैंड और वाइफ की ज्वाइंट स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर 2017 SCC ऑनलाइन 1073 के अनुसार फर्स्ट मोशन के बाद सेकंड मोशन फाइल करने का 6 महीने का पीरियड अनिवार्य नहीं है। ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इस पीरियड को माफ़ कर दें। अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टीज की शादी पूरी तरह टूट चुकी है और उनके दोबारा इकट्ठे रहने के कोई चांसेस नहीं हैं और उनके रिहेबिलिटेशन की गुंजाइश है तो वो फर्स्ट मोशन पिटीशन के अलाउ होने के 1 सप्ताह बाद भी आप सेकंड मोशन फाइल कर सकते हैं और कोर्ट इसे अलाउ भी कर सकती है। आप चाहें तो पहले अंडर सेक्शन 151 फॉर वेविंग ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड की एप्लीकेशन फाइल करके उसे कोर्ट से अलाउ करा सकते हैं या आप सेकंड मोशन पिटीशन के साथ ही एप्लीकेशन फॉर वेवर ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 151 फॉर वेवर ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड के साथ दोनों पार्टीज के एफिडेविट भी साथ में फाइल होंगे। कोर्ट पहले अपने विवेकानुसार एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करेगी। अगर एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाती है तो कोर्ट सेम डेट पर ही हस्बैंड और वाइफ की ज्वाइंट स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकती है। जनरली उसी दिन जजमेंट भी कोर्ट अनाउंस कर देती है अगर जो कोर्ट ने कोई अन्य डेट जजमेंट प्रोनाउंसमेंट के लिए ना दी हो। दोस्तों, फर्स्ट मोशन पिटीशन के अलाउ होने के 18 महीने के बाद कोर्ट में सेकंड मोशन पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होती, परंतु आज हम आपको 2 इम्पोर्टेंट जजमेंट बताने जा रहे हैं जिनकी मदद लेकर आप सेकंड मोशन 18 महीने के बाद भी कोर्ट से अलाउ करने की गुजारिश कर सकते हैं। जी हाँ, ये 2 जजमेंट हैं पंकज परमार वर्सेस शिखा परमार, जो कि 25 अप्रैल 2005 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस OP द्विवेदी ने डिसाइड की थी, जिसमें सेकंड मोशन पिटीशन 18 महीने के बाद भी अलाउ किया गया था। इसके अलावा एक अन्य जजमेंट है रितु प्रेती कपूर वर्सेस विनीत प्रेती, जो कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कैलाश गंभीर ने 22 जुलाई 2011 दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा डिसाइड की गई थी। दोस्तों, सेकंड मोशन पर कोर्ट इंक्वायरी करती है कि क्या दोनों पार्टीज अभी भी एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं और क्या उनके साथ रहने की सभी संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं और क्या सारी कोशिशें फेल हो चुकी हैं कि वो दोबारा अब इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर पार्टीज से इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट संतुष्ट हो जाती है कि पार्टीज ने अपने सेटलमेंट के सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा कर लिया है, तभी कोर्ट सेकंड मोशन पिटीशन अलाउ करती है। कोई भी पार्टी अगर सेकंड मोशन पर अपनी कंसेंट वापस ले लेती है तो पिटीशन डिसअलाउ कर दी जाती है। दोस्तों, सेकंड मोशन पिटीशन में वही सब फैक्ट्स लिखे जाते हैं जो कि फर्स्ट मोशन पिटीशन में लिखे गए थे और वही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि फर्स्ट मोशन पिटीशन के साथ फाइल किए गए थे, पर इसके साथ फर्स्ट मोशन पिटीशन में रिकॉर्ड हुई पार्टीज़ की ज्वाइंट स्टेटमेंट और उसमें अनाउंस हुई ऑर्डर और जजमेंट की कॉपी सर्टिफाइड जो होनी चाहिए वो भी साथ लगेगी और साथ में डेट ऑफ अलाउ ऑफ द फर्स्ट मोशन ये भी मेंशन होनी ज़रूरी है। कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने फर्स्ट मोशन पिटीशन में फाइल कर दिया था तो अब आपको दोबारा उसका ओरिजिनल फाइल नहीं करना होगा, बल्कि फर्स्ट मोशन में ली गई उसकी सर्टिफाइड कॉपी ही आपका पर्पस सॉल्व कर देगी। दोस्तों, एक अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि क्या पति और पत्नी खुद भी म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं या उनके लिए वकील करना ज़रूरी है। जी हाँ,
फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 13 के अनुसार फैमिली कोर्ट में वकील एंगेज करना ज़रूरी नहीं है और पार्टीज खुद ही अपने केस में पैरवी कर सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोर्ट में तलाक के लिए कोर्ट फीस कितनी लगती है। जी हाँ, ये बहुत ही नॉमिनल है। जी हाँ, केवल 17 रुपये की कोर्ट फीस फर्स्ट मोशन पिटीशन में फ़ाइल होगी और 17 रुपये की ही सेकंड मोशन में फ़ाइल होगी। इसके अलावा आपका कोई अन्य पैसा नहीं लगेगा। सेकंड मोशन पिटीशन अलाउ होने के बाद पति पत्नी दोनों को कोर्ट से डिक्री की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। डिक्री ही वो डॉक्यूमेंट है जो आपके तलाक का सबूत है। हस्बैंड और वाइफ को सेकंड मोशन पिटीशन की जजमेंट और डिक्री की कम से कम 4-5 सर्टिफिकेट कॉपी निकलवा कर अपने पास रख लेनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में आपको इसी के बेस पर अपने ऑफिस या अन्य डिपार्टमेंट में टाइम टू टाइम इसकी ज़रूरत पड़ सकती है कि आपका तलाक हो गया है। यही आपके तलाक का सबूत होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हिंदू पति पत्नी के बीच म्यूचुअल डिवोर्स से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ही हमारा उत्साह बढ़ाते हैं और हमें आपके लिए और ज़्यादा नॉलेजेबल और यूज़फुल वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।